हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। तो हम थे यूनिट नंबर 5 पे, जो था हमारा लेसन नंबर 16 इमर्जिंग हॉरिजन्स। तो इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं रिडंडेंट मैन पावर। रिडंडेंट मैन पावर का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है जब एम्प्लॉय का जो भी रोल है वो एलिमिनेट हो जाए, मतलब वो एम्प्लॉय अपना रोल जो है वो रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो हट जाए। किस वजह से? एम्प्लॉय में एक रोल है कि एक एम्प्लॉय को 50 यूनिट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करनी है। ये एम्प्लॉय जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो इसको 50 यूनिट्स बनानी है। तो ये रोल हट जाए। ये रोल कब हट सकता है? ये किस वजह से हट सकता है? ड्यू टू बिजनेस क्लोजर। अगर बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो ये 50 यूनिट्स किस लिए बनेंगी? तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है ये रोल को हटाने का। रीलोकेशन। अब जो बिज़नेस है हमारा, जो कंपनी है वो रिलोकेट हो रही है। जहाँ पर प्रोडक्शन पहले इधर ए एरिया में होती थी वो बी एरिया में होगी। अब ये इस एरिया से इस एरिया में जो शिफ्ट हो रहा है, ये लोकेशन हो रहा है, तो इसके अंदर जो ये यूनिट बनाने का जो एम्प्लॉय का वो टाइम था, मतलब वो चेंज हो जाएगा। अब ये पहले प्रोडक्शन यहाँ होती थी, अब यहाँ होगी, तो वो दूसरा एम्प्लॉय करेगा, तो यहाँ पर भी रोल जो है एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आता है डिक्रीज डिमांड। अब डिमांड ही कम हो जाए तो यूनिट को प्रोड्यूस करना ही क्यों है। फिर आता है लीडिंग टू ले ऑफ और टर्मिनेट। एम्प्लॉय का रोल तब हट सकता है जब उसको ले ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो रिडंडेंसी है ये किस लिए ज़रूरी है, क्यों होती है, ठीक है। ये मतलब होती क्यों है रिडंडेंसी? ये इस वजह से होती है तो बिज़नेस या उसका कोई भी सेगमेंट बिज़नेस का वो शट डाउन हो जाए, मतलब वो जो बिज़नेस का सेगमेंट है वो बंद हो जाए। फिर आता है ये सेगमेंट, या जैसे एक बिज़नेस ही बंद हो जाए पूरा, या उसका एक डिपार्टमेंट बंद हो जाए, तो ये जो रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है। फिर आता है जो कंपनी है वो रिलोकेट हो जाए। उसके अलावा जो डिमांड है स्पेसिफिक जॉब की या फिर लेबर की वो डिक्रीज़ हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, वो जो एम्प्लॉय 50 यूनिट्स बनाता है उस प्रोडक्ट की डिमांड ही ख़त्म हो जाए, तो वो एम्प्लॉय 50 यूनिट्स क्यों प्रोड्यूस करेगा? तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय का रोल था ये परफॉर्म करने का, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ड्यू टू डिमांड इन स्पेसिफिक जॉब कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई, या फिर उस लेबर की ज़रूरत कम पड़ गई। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिडंडेंसी प्रोसेस। अब क्या ज़रूरी है रिडंडेंसी प्रोसेस के लिए? तो फर्स्ट आता है लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो ये रिडंडेंसी प्रोसेस होता है इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब जिसमें एक एम्प्लॉय को उसकी जो वो है रोल है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता, तो उसके लिए कौन कौन सी हमें एक तरीके से क्या क्या ज़रूरी है इस प्रोसेस में। सबसे पहले लीगल और एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट है, नोटिस पीरियड होना चाहिए, प्रोटेक्ट जिससे प्रोटेक्ट रहे नोटिस पीरियड बिटवीन जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय के राइट हैं, इससे दोनों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे। तो उसके लिए लीगल और एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा होना चाहिए, नोटिस पीरियड होना चाहिए कि उसे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाए इस चीज़ के बारे में। फिर आता है फेयर सिलेक्शन मेथड। जो सिलेक्शन मेथड है वो कॉमनली जो होते हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जिसको हमने लास्ट में लिया था उसको पहले हटाया जाता है, और जो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पुराने समय से होता है तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। तो ये प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए। फिर आता है नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड होता है कि किसी भी इस रोल को ख़त्म करने से पहले उस एम्प्लॉय को इन्फॉर्म होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये जो रोल है वो कंपनी से हट रहा है। फिर आता है ये एक, मतलब अगर जो है सर्विस जो है आपकी 1 मंथ से 2 मंथ्स की है, तो 1 वीक पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को कि उसकी ये जो जॉब वो है रोल है वो एलिमिनेट हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन से, या ये कंपनी रिलोकेट हो रही है, तो आपको वहाँ पर दी जाएगी जॉब, इस तरीके से। फिर आता है 2 ईयर से ज़्यादा है तो 2 हफ्ते से मतलब 2 हफ्ते से पहले पहले उसको ये जो है नोटिस पीरियड देना चाहिए। उसके बाद और अगर आपको 12 वीक से ज़्यादा हो गया तो कम से कम जो एडिशनल 1 वीक पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फिर आता है एम्प्लॉय का कंपनसेशन। अब उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन भी देना चाहिए जब उसका रोल को हम ऑर्गेनाइजेशन से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसका जो कंपनसेशन है, जो एम्प्लॉयर को एक पे करना चाहिए उसको एक कंपनसेशन कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म है और सर्विस की जो लेंथ है, उसने ज़्यादा लंबे समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है
तो उसको अच्छे से कंपनसेट करना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट या फिर जो भी कंसिडरेशन है वो उसको मिलनी चाहिए। फिर आता है मेंटेनिंग मोरल। इसमें क्या होता है, मेंटेन करना चाहिए मोरल, मतलब एक प्रॉपर तरीका जिसमें कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन पे, या प्रॉपर हैंडल करना चाहिए इस रिडंडेंसी को, ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें नेगेटिव इम्पैक्ट को। अगर इसको हम अलग तरीके से लेंगे, बाकी अगर इसको अलग तरीके से करेंगे हम, तो जो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो ऐसा हो सकता है कि हमें भी ऐसे, हमारे साथ भी रोल हमारा भी वो एलिमिनेट कर दे इस ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे नेगेटिव रोल जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ पे होगा। तो इस वजह से ना इनको पहले से मतलब इस तरीके से एक प्रोसेस को करना चाहिए ताकि नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट ना पड़े। फिर आता है रीजंस फॉर रिडंडेंसी। ये जो रिडंडेंसी होती है, जिसमें रिडंडेंसी जो होती है जिसके अंदर एम्प्लॉय की जो रोल है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो इसकी जो है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला रीज़न है कि जब ये रिडंडेंसी होती है, यूजुअल क्या इसमें जो है हमारा रीज़न होता है अनरिलेटेड टू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। ये ज़्यादातर क्या होता है परफॉर्मेंस की मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होता। इसमें जो रीज़न होता है ज़्यादातर वो एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होता, वो कंपनी के जो भी इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होता है। जैसे फर्स्ट आता है आपका जॉब रेंडर्ड ऑब्सोलेट बाय द न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है जो भी जॉब करी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वहाँ पर काम नहीं रहा। जैसे अब एआई आ चुका है तो अब वहाँ पर एम्प्लॉय का काम इतना नहीं है, वहाँ एआई वो काम कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ था, ये इसमें क्या हुआ, वो जॉब इसलिए एलिमिनेट हो गई क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी न्यू आ गई। फिर आता है पोजीशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब वो जो पोजीशन है, पहले हमें एक पोजीशन चाहिए थी जिसमें हम लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। अब जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको अच्छे हम कंपनसेशन दे रहे हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहें। तो इसके लिए जो वहाँ पर एक पोजीशन थी जिसमें कि एक मोटिवेटर की पोजीशन थी, जिसमें वो एक पर्सन था मोटिवेट करता था, गाइड करता था, उस पर्सन की ये जो रोल था वो एलिमिनेट हो गया। तो ये पोजीशन होती हैं जो अब लंबे समय तक अब नहीं है एग्जिस्ट में। फिर आता है फिर कॉस्ट रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग वर्कफोर्स। कंपनी का ये भी मोटिव हो सकता है कि वो वर्कफोर्स को कम कर दे, जहाँ 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ वो 30 एम्प्लॉयज़ को ही रख ले ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो सके। फिर आता है कंपनी क्लोजर और रीलोकेशन। या तो कंपनी बंद हो गई हो या रीलोकेट हो गई हो। जैसे एक कंपनी ए थी और बी थी, या तो इसमें क्या हुआ कि ए और बी मर्ज हो गई, तो जो एम्प्लॉय है ए के और कुछ बी के, उनकी जो जॉब्स है वो कुछ एलिमिनेट्स हो जाएंगी। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो एक्विजिशन बाय द अनदर कंपनी, इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी का एक्विजिशन हो गया, मतलब किसी और कंपनी ने उसे हायर कर लिया, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसके एम्प्लॉयज़ को रखेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को रखे, वो रोल्स चेंज भी कर सकता है, कुछ रोल्स को ऐड भी कर सकता है और एलिमिनेट भी कर सकता है। अगर एलिमिनेट करता है तो रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है। फिर आता है बेसिस फॉर रिडंडेंसी ऑफ द एम्प्लॉय। क्या बेसिस हो सकता है उस रिडंडेंसी के एम्प्लॉय के लिए। पहला आता है कि जो एम्प्लॉय हैं उनको समझना चाहिए कि वाई दे वर सिलेक्टेड फॉर रिडंडेंसी। उनको रिडंडेंसी के लिए ही क्यों सिलेक्ट किया गया है, उन्हें ये बात को समझना चाहिए। तो इसके लिए दे शुड बी अ फेयर अपील प्रोसेस। उनको एक फेयर अपील प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनकी इस पोजीशन को एलिमिनेट किया जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एआई न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे एआई इंट्रोड्यूस हो गई काफ़ी वर्क में। तो इसमें क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयज़ के जैसे कंटेंट राइटर था, तो यहाँ पर जो है कंटेंट राइटर की जो पोस्ट थी एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कम हो गई, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि एआई न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से अपग्रेड हो गई, तो वहाँ पर एआई का रोल ज़्यादा हो गया। तो इससे वो जो एम्प्लॉय थे कंटेंट राइटर, तो उनकी जो है वो डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई। तो इससे एम्प्लॉय को समझना चाहिए कि उनकी जो मतलब उनको समझना चाहिए कि उनको क्यों सिलेक्ट किया है रिडंडेंसी के लिए। उसके लिए एक प्रॉपर एक फेयर अपील प्रोसेस होता है। उसका जो क्राइटेरिया होता है इंक्लूड होता है सबसे पहले उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड। सबसे पहले एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड भी इसके अंदर चेक किया जाता है। फिर उसकी डिसिप्लिनरी हिस्ट्री भी चेक की जाती है कि वो पर्सन एक्टिव कितना रहता है, वो कितना काम करता है। इस तरीके से भी उसको चेक किया जाता है कि अगर वो ज़्यादा काम करता है तो उसकी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। अगर वो कम काम करता है, उसको हमें इतना बेनिफिट नहीं है जो कि एआई हमें करके दे रहा है वो काम, और वो पर्सन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इसमें उस पर्सन की जो है
एक तरीके से डिसिप्लिन हिस्ट्री नहीं है। अगर डिसिप्लिन हिस्ट्री है तो उस पर्सन की डिसिप्लिन हिस्ट्री को भी चेक किया जाता है, उसकी स्किल्स को, नॉलेज को। अगर वो अपग्रेड है, वो एआई को कंट्रोल करना जानता है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा। फिर आता है उनकी स्किल्स और नॉलेज दोनों चेक होती हैं। उसके अलावा फिर आता है जॉब परफॉर्मेंस और अकम्पलिशमेंट, और जो भी उनकी जॉब की परफॉर्मेंस है उस चीज़ों को भी एक तरीके से इस क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जाता है। जब एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है उसको रिडंडेंसी के लिए, तो इसका क्राइटेरिया ये होता है, उसमें उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड, उसके डिसिप्लिनरी हिस्ट्री, उसके अलावा स्किल्स एंड नॉलेज और परफॉर्मेंस एंड अकम्पलिशमेंट भी इसमें चेक की जाती हैं। ऐसे ही नहीं किसी एम्प्लॉय को रिडंडेंट किया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी। अब ये किस तरीके की रिडंडेंसी होती है? रिडंडेंसी का मतलब यही है उस एम्प्लॉय की जो है वो उस रोल का, जो कंपनी में वो रोल है वो एलिमिनेट हो गया। अब ये दो तरीके की रिडंडेंसी क्रिएट होती है। एक होती है वॉलंटरी रिडंडेंसी, जिसके अंदर एम्प्लॉय खुद चूज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है या रिटायरमेंट ले लेता है। तो यूजुअली इसके अंदर नोटिस दिया जाता है और कुछ पे किया जाता है। तो वॉलंटरी रिडंडेंसी में ये होता है कि एम्प्लॉय जो है अपनी मर्जी से उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है। और मैंडेटरी रिडंडेंसी में क्या होता है कि एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि बिजनेस की ज़रूरत क्या है, उनको डाउन साइजिंग करना है, मतलब एम्प्लॉय के जो नंबर हैं वो कम करने हैं। मतलब जैसे 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको 40 में कन्वर्ट करना है, डाउन साइजिंग करनी है। तो उसके लिए एम्प्लॉयर डिसाइड करता है बिजनेस में क्या ज़रूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जिस वजह से एम्प्लॉय को कम करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंप्लीमेंट करना होगा। कुछ कुछ अनप्लैंड भी हो सकती हैं और कुछ कुछ जो है प्लैंड भी हो सकती हैं, जिसमें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। अनप्लैंड में कंपनसेशन अच्छे से जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये कुछ कुछ मैंडेटरी, तो टाइप हमारे दो हो गए, जिसमें एक वॉलंटरी एक मैंडेटरी। वॉलंटरी में अपनी मर्जी से एम्प्लॉय ले रहा है, मैंडेटरी में एम्प्लॉयर डिसाइड कर रहा है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये दो टाइप हो गए। फिर आता है प्रोसेस ऑफ रिडंडेंसी। इसका प्रोसेस क्या है, किसी एम्प्लॉय को एलिमिनेट करना, उसका क्या प्रोसेस है? फर्स्ट आता है प्रिपेयरिंग, सबसे पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें रिडंडेंसी में हमने सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। क्या प्रिपेयर किया जाता है? इसमें हम कन्फर्मेशन, तो जो कंफर्म किया जाता है रिडंडेंसी की कितनी नेसेसिटी है हमें और क्या टाइमलाइन है उसको सेट किया जाता है। साथ साथ प्रिपेयर करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये हमारा काम होगा प्रिपेयरिंग का, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है इस रिडंडेंसी प्रोसेस को करने का। फिर आता है सबसे पहले तो प्रिपेयर ही कर लिया कि हमें क्या ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़, मतलब कितनी जॉब्स को हमें एलिमिनेट करना है, साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। उसके अलावा फिर सेकेंड हमारा स्टेप आता है सिलेक्टिंग। इसके अंदर हम चूज़ करते हैं एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन द क्लियर क्राइटेरिया। तो इसके अंदर अब हम सिलेक्ट करेंगे किस एम्प्लॉय को रिडंडेंसी। फिर हम सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय के जो हमारा बेस्ड होता है क्लियर क्राइटेरिया पर। जैसे उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं, उनका हम एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी स्किल और उनके डिसिप्लिन, इन चीज़ों को हम देख के एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं कौन से इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे एम्प्लॉयज़। फिर आता है इंडिविजुअल कंसल्टेशन। इसके अंदर इंडिविजुअल से कंसल्टेशन मतलब एक तरीके से डिस्कस किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ कि उनको इस प्रोसेस के लिए क्यों सिलेक्ट किया गया है और क्यों उनको अल्टरनेटिव रोल को अपने ढूंढ लेना चाहिए। फिर आता है नोटिफिकेशन एंड अपील। इसके अंदर इन्फॉर्म किया जाता है उनको फाइनल कि भाई तुम्हारी ये वाली जो जॉब है ये इस वाली को हम एलिमिनेट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके लिए हमें रिटर्न साथ साथ मतलब रिटर्न हमें उनको प्रूफ देना होता है, नोटिफाई करना होता है और उसको उनकी अपील को अलाउ करना होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। फिर आता है टर्मिनेशन। अब क्या होता है, इसमें कैलकुलेट करते हैं डॉक्यूमेंट की रिडंडेंसी की पेमेंट को कि भाई आपको कितनी पेमेंट दी जानी चाहिए, क्योंकि आपको इस प्रोसेस में सिलेक्ट किया गया है। स्पेशली जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा की जॉब करी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको इस प्रोसेस में पेमेंट दी जाती है। उनकी जो कैलकुलेट की जाती है उनकी पेमेंट, रिडंडेंसी पेमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसमें एक ये कंटिन्यूअस एक तरीके से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है इस प्रोसेस में, असेंशियल है। इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इसमें कंटिन्यूअस जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, ताकि जो असेंशियल जो हमें बहुत ये मतलब प्रोसेस में कॉन्टीन्यूअस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम फेयर और लीगल कंप्लाइंसेस को फॉलो कर सकें और हमें कोई भी एक तरीके से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ बर्नआउट। एम्प्लॉयज़ बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट जो है रिकॉग्नाइज किया था WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ड को रिकॉग्नाइज किया था बर्नआउट को।
इसका मतलब होता है जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, जो कि हो सकता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एग्जॉस्शन। इसका मतलब है एग्जॉस्ट हो गए, किस तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। जब एग्जॉस्ट हो जाता है एक पर्सन अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की वजह से, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, तो इससे क्या होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो अच्छे से अपने काम में मतलब अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, एंगेजमेंट भी उसकी जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें नहीं हो पाती है, साथ साथ उसका टर्नओवर जो है बहुत जो है बढ़ जाता है। अगर किसी वर्क प्लेस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है तो उससे जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही छोड़ के जाने लगते हैं। फिर आता है हार्मिंग वर्क प्लेस कल्चर। जो वर्क प्लेस का कल्चर होता है उसको बहुत हार्म करता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर एक एम्प्लॉय ने भी ऐसा किया कि वो टर्न आउट मतलब कंपनी से उसने रिज़ाइन कर दिया, तो इससे जो बाकी जो उसके वर्क मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके साथ के लोग हैं, उन पे जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो इसको ही कहते हैं एम्प्लॉय बर्नआउट, जिसमें एम्प्लॉय जो है अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। ये बर्नआउट होता है। बर्नआउट मतलब वो एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है। तो कारण क्या क्या होते हैं जो एम्प्लॉय के बर्नआउट के? फर्स्ट आता है एक्सेसिव वर्कलोड। अगर उसको ज़्यादा टास्क दे दिए जाते हैं और टाइम कम दिया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा उस पर वर्कलोड हो जाता है। अगर उसको 2 दिन में दे दिया कि आपको 50 यूनिट्स बनानी है, तो उस पर जो है लोड बहुत ज़्यादा हो गया बट टाइम जो है बहुत कम दिया, तो ये होता है एक्सेसिव वर्कलोड। इस वजह से एम्प्लॉय का जो है बर्नआउट हो सकता है। फिर आता है इनसफिशिएंट वर्क। इसमें रिपीटेटिव वर्क दे रहे हैं, इनसफिशिएंट काम दे रहे हैं, जिसमें कि बार बार रिपीटेशन इंक्लूड है, वो काम दे रहे हैं और ऐसा टास्क नहीं दे रहे जो उसकी जो है एंगेजमेंट उसकी बढ़ाए, वो डिसएंगेज करने वाला काम उसको साइन कर रहे हैं। तो इससे जो इनएफिशिएंसी भी आती, इनएफिशिएंट वर्क होता है। फिर इनसफिशिएंट वर्क होता है एक तरीके से। फिर आता है इनएडिक्वेट कंपनसेशन। इनएडिक्वेट कंपनसेशन का मतलब होता है जिस तरीके का उससे काम करा रहे हैं उसके इक्वल उसको पे नहीं किया जा रहा है, उनको अनफेयर पे किया जा रहा है। फिर आता है इसमें फीलिंग होती है कि हम अंडर पेड हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं और जो हम रिजल्ट दे रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो जनरेट कर रहा है 1 लाख रुपीज़ बट उसको सिर्फ दिए जा रहे हैं 10,000 रुपीज़, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको बहुत कम पे किया जा रहा है उसके काम के लिए और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से बहुत फ्रूटफुल है, साथ साथ वो एफिशिएंटली वर्क भी कर रहा है, बट उसको जो है वो कम अमाउंट, उसको जो पेमेंट है, उसका कंपनसेशन है, उसके एफर्ट्स और रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो बहुत कम दिया जा रहा है। उसके अलावा अब आता है हमारा टॉक्सिक कल्चर एंड मैनेजमेंट। जो है टॉक्सिक कल्चर हो मतलब वहाँ पर इतनी नेगेटिविटी हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता हो एम्प्लॉय पे, या फिर लैक ऑफ सपोर्ट हो, कोई सपोर्ट ना करता हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए किसी से हेल्प नहीं ले सकते। फिर या तो माइक्रो मैनेजमेंट हो, मतलब जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, वो अच्छे से मैनेज ना कर पा रहा हो चीज़ों को, तो ये टॉक्सिक कल्चर होता है मैनेजमेंट, टॉक्सिक मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इसकी वजह से भी हम जो एम्प्लॉय में वो बर्नआउट हो सकता है। फिर आता है सेकंड आता है सिम्टम्स ऑफ एम्प्लॉय बर्नआउट। क्या क्या सिम्टम्स है जिससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय बर्नआउट हो चुका है? फर्स्ट आता है इंक्रीज्ड सिक लीव्स। अगर वो एम्प्लॉय जो है सिक लीव्स ज़्यादा लेने लगे, जिससे समझ जाओ वो एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुका है उस कंपनी से। फिर आता है मोर वर्क प्लेस एरर। अगर वो जो काम कर रहा है अपने काम में उसके परफेक्शन की जगह बहुत ज़्यादा एरर क्रिएट होने लगे, तो समझ जाओ उस पर्सन का वहाँ पर काम करने का मन नहीं है। फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर वो उसमें मोटिवेशन की बिल्कुल कमी है, वो नेगेटिव बातें करता है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो उसका मतलब है वो एम्प्लॉय बर्नआउट हो चुका है। फिर आता है हाई टर्नओवर रेट। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है पुअर कस्टमर इंटरेक्शन। जो है कस्टमर से अच्छे से इंटरेक्शन ना करे वो एम्प्लॉय, जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है उसके अंदर वो अच्छे से इंटरेक्ट ना करे, उसके जो है एक तरीके से नेगेटिव बिहेवियर हो कस्टमर के लिए, तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि वो एम्प्लॉय बर्नआउट हो चुका है, वो इस जॉब को पसंद नहीं कर रहा है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बर्नआउट। ये आइडेंटिफिकेशन थे क्या क्या पहचान है उस बर्नआउट की, ये तो सिम्टम्स हो गए। अब एक क्या पहचान है उस बर्नआउट की? तो सबसे पहले आता है इसमें साइन इंक्लूड होता है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है वो पर्सन।
डिक्रीज़ हो जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी और साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कम हो जाती है। वो इरिटेट हो जाता है, इरिटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और विड्रॉल बहुत बढ़ जाता है, मतलब वो उस काम को छोड़ना ज़्यादा पसंद करता है। फिर आता है स्किपिंग और ओवर वर्किंग आवर्स, स्किप करना की कोशिश करता है वो कि लंबे समय तक ना काम करे, वो काम को बिल्कुल टालने की कोशिश करता है। फिर आता है कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे फटीग, मतलब वो थकावट उसे फील हो, उसमें हेडेक उसको हो, डेजीनेस हो, इस तरीके की उसमें सिम्टम्स हो, तो इसका मतलब है वो एम्प्लॉय जो है वो बर्नआउट हो चुका है। ये बर्नआउट के आइडेंटिफिकेशन है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ बर्नआउट। अब इस बर्नआउट से हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कि एम्प्लॉय कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है बर्नआउट से, मतलब जब उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए तो उसको कैसे अपने आप को बचाना है इस बर्नआउट से। सबसे पहले आता है प्रमोट करे हेल्थी वर्क रूटीन, जिसमें वो अवॉइड करे ओवर वर्क, मतलब एक हेल्थी वर्क रूटीन को प्रमोट करे, अच्छे से काम करे, ओवर वर्क को एलिमिनेट करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी जितना उसका काम है उसको अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए, रूटीन वर्क कर पाए। ये नहीं कि ओवर वर्क हो रहा है कि आज छोड़ दिया, अगर आज 50 प्रोडक्ट्स बनाने हैं कल भी 50 बनाने हैं, तो ये नहीं आज सिर्फ 10 बनाए तो कल के लिए वो प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना जो है वो 90 हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओवर वर्क हो गया उस एम्प्लॉय के ऊपर। फिर आता है फोस्टर करे, सेकंड पॉइंट है हमारा फोस्टर सपोर्टिव कल्चर वैल्यूइंग वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें क्या होता है, बर्नआउट से प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा तरीका ये है कि वो सपोर्टिव कल्चर को क्रिएट करे, जिसमें कि जो मैनेजमेंट है वो भी एक तरीके से सपोर्टिव हो, अपने एम्प्लॉयज़ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उन्हें सुने, उनका सपोर्ट करे, उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करे, तो इससे वो जो एम्प्लॉई है वो बर्नआउट नहीं होगा। फिर आता है इम्प्लीमेंट मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़, जैसे कि उनको काउंसलिंग दी जाए, उनको सपोर्ट प्रोग्राम दिए जाएँ, तो एक मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई भी आपका फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।